हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्री पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, एक या दो नंबर के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, आप जैसे जानते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। उनको तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा अनुकूलन, जिसे इंग्लिश में एडाप्टेशन कहते हैं। लिखा है, पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की यह प्रवृत्ति को जो है अनुकूलन कहते हैं। यानी बच्चा जब पैदा होता है तब से जो है वो वातावरण में अनुकूलन बनाना सीख लेता है, ठीक है। यानी बच्चे में जो अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 प्रक्रियाओं में बांटा है। यानी अनुकूलन को समझाने के लिए इन्होंने 2 भागों में बांटा है इस प्रक्रिया को। पहला नाम है आत्मसात्करण, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, और दूसरा है समायोजन, जिसे एकोमोडेशन या इसे समंजन एडजस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अनुकूलन की प्रक्रिया को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, आत्मसात्करण और दूसरा भाग है समायोजन। आइए जानते हैं इनके बारे में भी। देखिए, पहला ही पॉइंट है एसिमिलेशन, आत्मसात्करण। आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। यानी आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है समस्याओं का समाधान करने के लिए पहली सीखी हुई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखा है, जैसे कोई बालक सरल जोड़ घटाना जानता है, यानी 2+3 = 5, ठीक है, 4+3 = 7 या 4-3 = 1। तो मतलब जैसे कि बालक जो है सरल जोड़ घटाना जानता है, तो यदि आप उसके सामने जटिल जोड़ घटाना के सवाल लाते हैं तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जो है उनको हल कर लेता है। तो वही तो है आत्मसात्करण, कि जिसमें बालक जो है समस्याओं का समाधान करने के लिए पहली सीखी हुई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। यानी बच्चा जो था वो सरल जोड़ घटाना जो है जानता था, अब उसे आप जो है जटिल जोड़ घटाना दे देते हैं। मान लीजिए, कह दीजिए आप 44 में 22 जोड़िए, तो वो जोड़ देता है 66। किस तरीके से जोड़ दिया, यानी उसने पहले से ही सीखा है कि 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होता है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होता है। यानी सरल जोड़ का उपयोग जो है उसने कठिन जोड़ करने में कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से वो घटाने में भी कर लेता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी नई समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग करता है आत्मसात्करण में, एसिमिलेशन में। देखिए, ये जो पॉइंट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा ऐसे पूछा जाता है, यानी प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना, ये होता है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग रट लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा समायोजन, जिसे इंग्लिश में एकोमोडेशन या इसे समंजन भी कहा जाता है, एडजस्टमेंट, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है, जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह अभी तक परिचित नहीं है, तो उस ज्ञान को अपने में समायोजित करता है। यानी देखिए, समायोजन में ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति को वो जानता नहीं है। वही तो लिखा गया है, जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह प्रचलित नहीं होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह अभी मतलब परिचित नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं। लिखा है, जैसे कोई बालक सरल जोड़ घटाना जानता है, ठीक है, यदि उसके सामने गुणा या भाग के सवाल आते हैं तो वह पूर्व में जो अनुभव उसने लिया है
उसके द्वारा उसे नहीं हल कर पाता है। यानी देखिए, जो उसने पूर्व में सीखा है, यानी जो पूर्व में जानता है, पहले की चीज़ों को जानता है, लेकिन उसके सामने ऐसी समस्या आ जाती है कि जो उसने पूर्व में सीखा था उसका उपयोग नहीं करता है। ठीक है, तो यही होता है समायोजन। यानी नवीन जानकारी शामिल करने के लिए पहले से प्रचलित ज्ञान में बदलाव करना, ये होता है समायोजन। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करना क्या होता है, ये होता है समायोजन या समंजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यानी नवीन जानकारी को जोड़ना, केवल नवीन जानकारी को जोड़ना होता है आपका आत्मसातकरण। लेकिन जो पुराना ज्ञान है या आप नया स्कीमा बनाते हैं, ठीक है, नवीन जानकारी शामिल करने के लिए आप नया स्कीमा बनाते हैं, पुराने ज्ञान में बदलाव करते हैं, तो वो होता है आपका समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है साम्य धारणा या संतुलन, इक्विलिब्रेशन। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि बालक जो होता है संतुलन किसके द्वारा स्थापित करता है, तो आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा जो है संतुलन कायम करता है। तो जो संतुलन होता है, लिखा हुआ है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। अगला पॉइंट है आत्मसातकरण में, यानी एसिमिलेशन में जो है संतुलन में, एसिमिलेशन की अवस्था में संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम रहता है। लेकिन समायोजन की अवस्था में जो है जो बालक होता है वो असंतुलन होता है, असंतुलन की स्थिति में होता है, जैसे मैंने आपको बताया है पहले ही। जैसे देखिए, आत्मसातकरण की अवस्था में क्या होता है, यानी वो पहले से ही जोड़ घटाना जानता है सरल तो कठिन कर लेता है, यानी इसमें तो संतुलन रहता है। लेकिन समायोजन क्या होता है, यानी उसके सामने एक नई चीज़ आ जाती है, नई चीज़ आती है जिससे कि असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो समायोजन की अवस्था में जो है असंतुलन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा लिखा हुआ है, यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। स्कीमा कहलाता है किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, इन स्कीमाओं का विकास बालक की अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। यानी स्कीमा क्या होता है, देखिए स्कीमा जो होता है वो नॉलेज का भंडार होता है। ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये क्या है, ये नॉलेज का भंडार है। यानी सेट ऑफ नॉलेज जो होता है वो होता है स्कीमा, और छोटे छोटे पैकेट्स के नॉलेज जो होते हैं वो कहलाते हैं स्कीम्स। ठीक है, जैसे आप जो है आईफोन के बारे में जानते हैं तो आईफोन का जो है आपके अंदर स्कीम बना हुआ है, किताबों के बारे में जानते हैं किताबों के बारे में बना हुआ है, मूवीज़ के बारे में जानते हैं तो मूवीज़ का स्कीम बना हुआ है। तो स्कीम जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट होते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे नॉलेज के पैकेटों का जो संगठन होता है वो होता है स्कीमा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जैसे आपका हो गया संतुलन, समायोजन, आत्मसातकरण, ठीक है, एडाप्टेशन यानी अनुकूलन, और स्कीमा। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। और जैसा कि आपको पता है कि जो पियाजे महोदय थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी मैं आपको अभी बता देता हूँ, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस वीडियो है उनको ज़रूर देखिएगा। देखिए, 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी आपकी कौन सी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। कौन सी थी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो थी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। दूसरी थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो थी आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इनको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था थी कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो थी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक है,
और लास्ट स्टेज थी आपकी कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो थी आपकी 11 से 14 वर्ष या इससे अधिक की अवस्था जो है वो आपकी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्या होता है, मूर्त और अमूर्त क्या होता है? देखिए, मूर्त वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल को छू सकते हैं, किताबों को छू सकते हैं, ठीक है, यानी जिनको हम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वो होता है मूर्त, ठीक है। अमूर्त क्या होता है, अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जैसे प्रेम है, ठीक है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो इमोशंस हैं वो अमूर्त होता है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन दे छू नहीं सकते हैं, तो वो होता है अमूर्त, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4, ठीक है, रट लीजिएगा। तो देखिए, पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, ये तीनों मैंने अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया है, और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप इन वीडियोस को पूरा देखते हैं, गारंटी देता हूँ सीटेट हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, इनसे कोई भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज से जो है आपको इनके प्रश्न भी मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने थ्योरेटिकल रूप में पढ़ाया है वो तो आपको तैयार करना ही है, ऑब्जेक्टिव रूप में भी आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।